बाजारों के लिए आज फिर से एक बड़े मुश्किल दिन का सामना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स हैं बेहद कमजोर। कल अमेरिका में आई तेज गिरावट, हमारे यहाँ थी शानदार रिकवरी। अब इस रिकवरी के बाद आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन कमजोर शुरुआत के बाद क्या लेवल्स होंगे अहम और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर है खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए बाजार के एक्शन के लिए। कमजोरी तो है, मिड वीक सेशन भी है हमारे लिए अनिल जी, कुछ तो है, और ऑफ कोर्स वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट बिल्कुल दीप, हमारे सभी दर्शकों को वैलेंटाइंस डे और वसंत पंचमी दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिसको जिस तरीके से जो त्योहार मनाना है बिल्कुल मनाएं, लेकिन आमतौर पर लाल रंग के लिए जाना जाता है। आज अलग तरीके का लाल हो जाएगा। आज पता नहीं वैलेंटाइन डे होगा या वोलेटाइल डे होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जब तक वोलेटाइल डे है तब तक ठीक है, लेकिन अगर स्क्रीन पर लाल लाल ही देखना है तो फिर मामला थोड़ा मुश्किल है। संभावना पूरी है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कमजोरी अमेरिकी बाजारों से आती हुई दिखी, उसका भी करेंगे पूरा विश्लेषण। आइए पहले देख लेते हैं किस तरह के संकेतों के साथ आज हमें करनी है बाजारों की शुरुआत। अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट का आम मामला देखने को मिला और उसकी वजह थी ये पहली जो विंडो आप देख रहे हैं, अमेरिका में महंगाई दर उम्मीद से ज़्यादा आती दिखी है। 3.1%, 525 अंक डाउ टूटा है, 300 अंक नैस्डैक गिरकर बंद हुआ है और उसकी वजह है कि 10 साल के बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स 3 महीनों की ऊंचाइयों पर 3 घंटों में पहुंचते हुए नजर आए। तो उसके दम पर काफ़ी तेज़ गिरावट अमेरिकी बाजारों में दिखी है। नेल्को ने नतीजे शानदार पेश किए, हिंदुस्तान कॉपर कमज़ोर और बाकी नतीजे ढेर सारे आए हैं बाजार बंद होने के बाद। कोई तोड़फोड़ नंबर्स नहीं, एक भी ऐसा नहीं जो बहुत मजबूत या बहुत कमज़ोर हो। 2 ही नंबर्स हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो दोनों आपके सामने। इस वक्त नतीजों का पूरा विश्लेषण भी आपके लिए तैयार रहेगा और 3 लिस्टिंग भी है, बिजी डे होने वाला है। वेरी वेरी बिजी डे, यस। तो बिजी डे है, मिड वीक सेशन है और ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स बिल्कुल मदद करने के मूड में नहीं है। इतना खराब रिएक्शन अनिल जी, आई मीन ठीक है इन्फ्लेशन का थोड़ा ज़्यादा आया अनुमान से, बट वैसे तो गिरकर ही आया, तो इन्फ्लेशन तो कूल ऑफ ही हो रहा है इनका, बट ऐसा शार्प रिएक्शन बाजार ने क्यों दे दिया सर? जरा थोड़ा समझाइए क्या हुआ? से दीप, वजह वही है कि 5-6 दिनों से अमेरिकी बाजार लगातार मजबूत हो रहे थे, एक तरफा तेजी बनती दिख रही थी, स्पेशली डाउ में। नेस्डैक तो फिर भी बीच में 2 दिन थोड़ा आपको करेक्शन देता हुआ दिखा, लेकिन डाउ आप देखिए हर रोज मतलब 150, 200, 100, 150 पॉइंट की स्पीड से बढ़ रहा था। अब हायर लेवल पे बार वही 38,500, 39,000 की रेंज जो हमने दी बार बार वहीं जाकर रुक रहा है और वहाँ से नीचे आने के लिए कोई एक बहाना चाहिए आपको। अब वो बहाना कब क्या होगा पता नहीं, और ये बहाना मिल गया आपको। जैसे हमारे यहाँ पिछले गुरुवार को बहाना कहाँ से मिला, पॉलिसी आई गिर गई, मतलब कोई गिरने के लिए बहाना चाहिए। सेम अमेरिका में वो बहाना महंगाई का आया है। अब महंगाई के आंकड़े क्या थे वो पहले समझ लीजिए। जो आए 3.1% अमेरिका की महंगाई का आंकड़ा था, अनुमान था 2.9%, यानी कि 20 बेसिस पॉइंट बढ़कर आई है अनुमान से ज़्यादा। जबकि पिछले महीने के मुकाबले में देखें तो घटी है 3.4% से 3.1%, 30 बेसिस पॉइंट घटकर आई, लेकिन अनुमान था कि 0.5% घटेगी, घटी 30 बेसिस पॉइंट ही, तो वो थोड़ा आंकड़ा का। अब आइए कोर महंगाई दर 3.9% आई है और पिछले महीने भी 3.9% थी, लेकिन अनुमान यह था कि 3.7% आएगी, तो 20 बेसिस पॉइंट अनुमान से ज़्यादा आई। तो कोर महंगाई दर 20 बेसिस पॉइंट बढ़कर, और नॉर्मल जो वो CPI महंगाई दर है वो भी 20 बेसिस पॉइंट उम्मीद से ज़्यादा आई। सो अब 0.2%, याद है आपको एक बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े खाली 0.1% अच्छे आए थे और अमेरिकी बाजार 600-500 पॉइंट भाग गया। तो अब अमेरिका का सिस्टम ऐसे ही है, 10-20 बेसिस पॉइंट हम तो दिमाग भी नहीं लगाते, आया होगा, है ना। हम तो 1-8% ऊपर नीचे हो तो हम सोचते हैं कि कोई महंगाई में फर्क आया बड़ा, तो ये तो बस। अब लेकिन क्या करोगे आप, है वैसा ही है। सो अमेरिकी बाजारों को करेक्शन के लिए किसी एक ट्रिगर की जरूरत थी। लाइफ हाई पर तीनों इंडेक्स पहुंच चुके थे, चारों पहुंच चुके थे, रसेल 2000, S&P 500, नेस्डैक, डाउ। वहां से हल्के फुल्के करेक्शन के लिए जिस ट्रिगर की जरूरत थी वो वहां से आता हुआ दिखा है। सिंपल चीज यही है दीप, इससे ज्यादा उसमें पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखा? इसका इम्पैक्ट, इसका असर दिखा बॉन्ड यील्ड्स पे और डॉलर इंडेक्स पे। बॉन्ड यील्ड 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा है, एकदम से जोर से बढ़कर आया है 4.3% के आसपास, और 104.75 के आसपास डॉलर इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखा है। ये भी 3 महीने की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स में भी ज़बरदस्त उछाल आता हुआ दिखा। तो ये दोनों चीज़ ऐसी थी जिनके दम पर बाकी सोने चांदी में भी कमजोरी आती हुई दिखी है, करेक्ट, और दूसरी कमोडिटीज़ भी गिरे, एक्सेप्ट क्रूड स्टेबल है $82। तो हमें तो कहीं किधर कोई राहत मिली नहीं थी। तो आज
आउट ऑफ द सिलेबस ग्लोबल संकेत जरूर से ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब इतनी कम 60-70 पॉइंट नीचे था डाउ, हमारे बंद होते 50 पॉइंट नीचे था फ्यूचर्स पे, लेकिन इतने घटेंगे ये नहीं पता। चलिए, तो इन्होंने तो मूड हमारा ख़राब कर दिया। कल ही हम बात कर रहे थे कैसे हमारा इन्फ्लेशन तो खैर कंट्रोल में आ रहा है, अमेरिका में भी आ रहा है, बट उस गति से नहीं आ रहा है जो हमने एक्सपेक्ट करी थी। अच्छा सर, हमारे लिए क्या मायने बताइए, क्योंकि वैसे तो हम थोड़े वॉलेटाइल रहे हैं, उतार चढ़ाव हमने देखा है, करेक्शन भी हमने देखा है, बट कल एक अच्छी रिकवरी भी आ गई थी, तो उसके बाद फिर आज उतना ही शार्प रिएक्शन भी हम देने के लिए तैयार हैं सर? दीप, इसके लिए मैंने आज की स्टडी जो लिखी है, पहले मैं आज की स्ट्रेटेजी बता दूं। देखो, पहली चीज़ क्लियर कट है कि ग्लोबल मार्केट, हमारे मार्केट के अलावा ग्लोबल मार्केट से भी आपके लिए उतार चढ़ाव के संकेत आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली हमारे मार्केट वॉलेटाइल है, अब ग्लोबल भी वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। पहली चीज़, पिछले 4 दिनों से हमारे बाजारों को देखिए, इतनी वॉलेटिलिटी पिछले 3-4 महीनों में कभी नहीं दिखी। मैं आपको बताता हूँ, गुरुवार को बैंक निफ्टी बंद हुआ 800 पॉइंट नीचे, शुक्रवार को बंद हुआ 625 पॉइंट ऊपर, सोमवार को बंद हुआ 762 पॉइंट नीचे, और कल बंद हुआ 620 पॉइंट। घटने में 800 पॉइंट घट रहे हैं 2 दिन, और बढ़ने में 600 पॉइंट बढ़ रहे हैं। इंट्राडे की रेंज बैंक निफ्टी की 1000 पॉइंट की है, और क्लोजिंग बेसिस पे 600 से 800 पॉइंट का मूव आ रहा है। अब इसमें आप क्या कॉल ले लोगे? सही बात है। ट्रेडिंग रेंज, दिन की जो एक्सट्रीम ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज तीन तरह से बनती है, वो जनरली जो तकनीकी तौर पे विशेषज्ञ बनाते हैं R1, R2, R3, यानी कि रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। दिन के दौरान ये 30 से ज़्यादा तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे आ जाए तो आप निकलेंगे। और S1, S2, S3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट। पिछले 4 दिनों से आप देखिए, रेजिस्टेंस का तीसरा लेवल और सपोर्ट का तीसरा लेवल दोनों एक ही दिन में आपके टच हो रहे हैं। करेक्ट सर। ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाले दिन है। अब आप परेशान इसलिए होंगे कि पिछले 3 महीने से हमने ऐसी वॉलेटिलिटी देखी नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ और जो बताना चाहता हूँ वो ये कि ऐसी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हर रोज़ रहती भी नहीं है। अगर शांत बाजार लंबे समय तक नहीं रहते तो वॉलेटाइल मार्केट भी लंबे समय तक नहीं रहते हैं। और ये कब खत्म होंगे इस पर भी मैंने आगे लिखा है कि ये कब खत्म होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल के सेशन में फिर से एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से थोड़ी खरीदारी का आंकड़ा है। पिछले 4 दिनों में वॉलेटिलिटी ज़्यादा जो हुई है उसमें लोकल फंड्स और एफआईज ने खरीदारी बिकवाली कम की है। जो बिकवाली हुई है वो ट्रेडर्स की तरफ से ज़्यादा हुई, तो वो एक अच्छा संकेत है। सो मेरा ये समझना है ये वॉलेटिलिटी थोड़े समय और बनी रहेगी। अब आप पूछेंगे थोड़ा समय मतलब कितना? कितना कितना कितना? क्या कल 3:30 बजे तक आप तैयार हैं? हाँ, बस आज 3:30 बजे आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल 3:30 बजे निफ्टी की एक्सपायरी। इसका मतलब नहीं कि उसके बाद हमारा ग्राफ ऐसे हो जाएगा बिल्कुल फ्लैट लाइन, नहीं। वॉलेटिलिटी ये जो है ना, ये ऐसे हो जाएगी। बस जितनी आपका दिल संभाल, मैनेजेबल हो जाएगी, ऐसे बड़ी वाली नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्राइडे, बस इसके बाद आप लाइफ में सेटल हो जाएंगे। सो 1-2 दिन की बात और है। मोस्टली तो मेरे हिसाब से कल वीकली एक्सपायरी तक आपकी वॉलेटिलिटी काबू में आ जानी चाहिए, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रवार तक ये हफ्ता निकालना है उतार चढ़ाव भरा। सो ठीक है। अब इस वॉलेटिलिटी में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वॉलेटिलिटी में निफ्टी कमज़ोर होने का संकेत दे रहा है। निफ्टी ज़्यादा निफ्टी कमज़ोर होने का संकेत दे रहा है, क्यों? और बैंक निफ्टी मजबूत होने का संकेत दे रहा है। अब आप बोलोगे ये ऐसा कैसे, जबकि अब तक तो हमेशा बैंक निफ्टी कमज़ोर दिखता है और निफ्टी मजबूत दिखता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हर एक ट्रेडर को ध्यान से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। निफ्टी में वॉलेटिलिटी किस लेवल पर हो रही है? हायर लेवल पर। आप 21,700, 800, 900 के आसपास है, वहाँ वॉलेटिलिटी हो रही है। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी कहाँ हो रही है? लोअर लेवल्स पे 45,000 के आसपास, 44,500 के आसपास, जो आपके जनवरी महीने के लो हैं। तो बैंक निफ्टी पहले करेक्ट कर चुका है। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको बेस फॉर्मेशन का या टॉप फॉर्मेशन का संकेत देती है। और ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में लोअर लेवल पे हो रही है, निफ्टी पे हायर लेवल पे हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है निफ्टी ट्रेडिंग रेंज के जो जनवरी के लोस इसने टच किए हैं 21,250, 21,150 के आसपास, उसकी तरफ जाने की कोशिश करें। लेकिन संभावना इस बात की ज़्यादा बनती है कि बैंक निफ्टी 44,400, 44,500 के आसपास जनवरी महीने के जो लोज हैं वहाँ पर डबल बॉटम बनाने की कोशिश करें। निफ्टी ने डबल टॉप बनाया 22,125 पे, बैंक निफ्टी ने 46,200, 46,500 पे ही टॉप बना दिया। अब बैंक निफ्टी के लिए 44,500 पर डबल बॉटम बनाने की संभावनाएं बन रही है। मैं गारंटी से तो नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस तरह का मूड माहौल है, निकल जाए तो निकल भी जाए, यू नेवर नो। लेकिन 44,400, 44,500 कहीं कहीं डबल बॉटम बनने की संभावनाएं बन रही है, और ये वॉलेटिलिटी उस ओर इशारा कर रही है। एक और चीज, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो जाती है, और अगर समझो आज 44,500 के आसपास आ जाता है, एग्जैक्ट लेवल तो मैं आगे दूंगा, तो कल तो आपकी पोजीशन बिल्कुल कम है।
Correct. भी कल तो आप हल्के रहेंगे। सो ऐसे में डबल बॉटम बनने की चांसेस वहां पर बन रहे हैं। सो इस एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, और ये चीज मैं भी, मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार मैंने कब एक्सपीरियंस की थी कि एक्सट्रीम वोलेटिलिटी निफ्टी में टॉप बनने का संकेत दे, बैंक निफ्टी में बॉटम बनने का। करेक्ट। दो बड़े इंडेक्स आपके, दोनों अलग डायरेक्शन के संकेत दे रहे हैं। बस दिस इज हाउ इट इज। पिछले 4 हफ्तों से मैं लगातार कभी भी बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव बोला नहीं, एक्सेप्ट कल पहली बार बोला, पहली बार, और कल मुंह आया भी। अब मैं आज दूसरी बार ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर डबल बॉटम बनने के संकेत ये वॉलेटिलिटी दे रही है। हाँ, अगर मैं 44,400 के नीचे बंद होता हूँ तो मैं गलती मानूंगा जी, नहीं हमने सोचा था लेकिन वैसा हुआ नहीं जी। अगर 44,400 तो क्यों फिर आप जनवरी के लो के नीचे जाते तो संकेत अच्छा नहीं है। राइट। करेक्ट। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बाजार का बन रहा है, जो आप ट्रेड करें ना करें, जरूरी नहीं हर पैटर्न को आपको ट्रेड करना है, हर लेवल को ट्रेड करना है, लेकिन समझना ये बहुत जरूरी। तो ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि किस तरह से दो बड़े इंडेक्स अलग डाइवर्स संकेत दे सकते हैं और वो आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमें दिख रहा है, समझ गया सर। इसके लिए 30 साल का अनुभव लगता है। ये इंटरेस्टिंग है कि निफ्टी टॉप और बैंक निफ्टी बॉटम दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। देखते हैं आज कैसे रहेगी चाल। फंड्स का सहारा थोड़ा आ गया है सर। फंड्स का सहारा ठीक है, लेकिन उससे पहले आज की एक बार स्ट्रेटेजी दे दूं। पहली चीज तो ये कि ट्रेडर्स को इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों ही पोजीशन कम रखें। कल भी आपको याद होगा, आप ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पे बंद हो रहे थे, आपने पूछा भी 3:20 पे, मैंने कहा नई पोजीशन बनानी नहीं, न शॉर्ट की बनानी है न लॉन्ग की बनानी है। शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन आप कब बनाना चाहेंगे? जब आपको नेक्स्ट डे के मार्केट के डायरेक्शन को लेकर थोड़ी सर्टेनिटी हो। अब आप कल दोपहर में इवन जिसने सबसे ज्यादा शॉर्ट मारी हो, वो आज में भी 3:20 पे ये नहीं सोच सकता, 3:30 पे ये सोच सकता कि 200 पर नीचे मिलेगा खुलने को। यस, करेक्ट, सही बात। तो ये तो स्किल नहीं है ना, ये तो लक है। आपको ट्रेड स्किल से करना है, लक से करना है, तो फिर तो क्या है, फिर तो आप कुछ भी करो ना। अगर किस्मत ही चल रही तो हर चीज में पैसा बन जाएगा, तेजी करो या मंदी करो। सो किस्मत से नहीं बन सकता ना, एक आध बार बन जाए, रोज नहीं बन सकता। यस, सो ये स्किल ट्रेडर के लिए मार्केट है ही नहीं। इसलिए इंट्राडे और ओवरनाइट पोजीशन पहले कम कर लेनी, इंट्राडे भी कम कर लेनी है। इंट्राडे कम क्यों करनी होती है? जब बड़े मूव होते हैं, रेंज बड़ी होती है और मार्केट किसी भी लेवल। अब सोचिए दीप, कल 45,000 के आसपास खुलकर नीचे खुल गए, कौन बोल सकता था 45,750 पहुंच जाएगा बैंक निफ्टी? करेक्ट। और आप सोचिए, हमने तो 2:30 बजे जब स्ट्रेटेजी भी दी तब, या 2 बजे ही हम जब बैठे थे, 45,725 था, तो मैंने बोला अब तो लेने का टाइम नहीं, अब तो देने का ही टाइम आ गया। बिल्कुल। और वहीं से घूमा भी। सो मार्केट एग्जैक्टली परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। सो ऐसे में आपको इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों ही पोजीशन कम कर लेनी, पहली चीज। दूसरी चीज, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तक उतार चढ़ाव रहेगा, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। तीसरी चीज, सपोर्ट और रुकावट लेवल का इंतजार करें, और वो भी पहला नहीं। कई बार मैं बोलता हूँ पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदे, कई बार मैं कहता हूँ इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदे। ये पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदने या पहले सपोर्ट लेवल पर बेचने का मार्केट नहीं है, ठीक है? इंपोर्टेंट वाले पे ही करना है। इसके बाद कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है और क्वांटिटी कम कर लेनी है, ठीक है? ट्रेड भी कॉन्ट्रा लेना है और क्वांटिटी भी कम करनी है, ताकि आपकी रिस्क कम रहे। इस वक्त बजाय मोटा पैसा बनाए, क्या होता है वॉलेटिलिटी में बड़ा सबका मन में आता है, अरे यार कल ले लिया होता नीचे में तो, अरे यार कल 21,750 पे बेच दिया होता तो, ये अरे यार पीछे देख के आता है। उस समय तो नहीं आ रहा, उस समय तो 21,750 पे तेजी लगेगी या 21,500 पे मंदी लगेगी। तो वो ऐसा होगा ही, इसलिए कॉन्ट्रा ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल काम है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेना जो मुश्किल काम है, उसको मात्रा कम करके क्वांटिटी कम करके करें। गॉट इट, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। ये सर। इसके बाद बैंक निफ्टी 44,425 44,625 की रेंज में डबल बॉटम बनने की संभावनाएं हैं। और अगर आज बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर इस लेवल को सपोर्ट करके एक बार टेस्ट करे, एक तो मजे की बात टेस्ट करे, और टेस्ट करके यहाँ से घूमे, और मजा आ जाए, मजा आ जाए, मतलब वो काम हो जाए पूरा कंप्लीट। हाँ, अगर वैसा हो जाए तो वो हो जाए तो नथिंग लाइक इट। फिर कल हमने बड़े दिनों बाद बैंक निफ्टी पे भी, और कल सुबह हमने ये भी कहा कि एक रिवर्सल के लिए पीएसयू स्टॉक्स तैयार हैं। बिल्कुल है, वो रिवर्सल बढ़िया मिले। कई सारे बैंक तो, कई सारे ये रेलवे स्टॉक्स तो 10-10% ऊपर बंद हुए, नीचे से देखेंगे तो 15-20% का रिवर्सल है। अब ये 10-10% घटना और 10-10% बढ़ना दोनों ही ठीक नहीं है। सो ऐसे में ऊपर में अभी भी पीएसयू, मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक्स, इनमें हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग करते चले। बैंक्स में सबसे कम, क्योंकि बैंक्स अब लोअर लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन पीएसयू और मिड कैप यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर में करते रहे। खरीदारी के लिए डिपर, फार्मा और आईटी अभी भी सेफ है।
सेफ कैसे हैं कि थोड़ा आप ऊपर में फंस भी गए तो टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, जैसे मार्केट रिवर्सल के संकेत देगा, पहले ये पिटे हुए तीनों चलेंगे, राइट। जैसे कल चले, बैंक चला, फिर मिड कैप चला, फिर PSU चले, ये होंगे ही। और जैसे ही ये खराब होंगे, IT फार्मा बेहतर होने लगेंगे। वो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा, इंडेक्स मैनेजमेंट वो रहने वाला है। गॉट इट सर। तो थोड़ा ट्रेडर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दिए अनिल जी ने, जो समझिए और बाजार को रिस्पेक्ट करिए। लेवल्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, बाकी संकेत तो ठीक है ना? ग्लोबल नेगेटिव है, FIs के अभी भी पॉजिटिव है। दीप 450 करोड़ की कैश में खरीदारी FIs की आई है। 350 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन 2500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो कल FIs ने तो बढ़िया खरीदारी काफी की supportive और अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी की है। लोकल फंड्स की तरफ से सपोर्ट कम था, 350 करोड़ की खरीदारी वहां पर। तो डेटा लोकल और FIs के ठीक है, कोई खराब नहीं है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। कल जिस तरह से हमने कहा कि वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव है, ओवरसोल्ड मार्केट है, आज ओवरसोल्ड नहीं बैलेंस्ड मार्केट है। जो कल था, देखिए कल इस तरह के खराब माहौल में बोलना मुश्किल था, लेकिन वो काम कर गया। सेंटिमेंट कॉशियस है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है। 21,500 21,575 पहला सपोर्ट जोन, कल भी यही दिया था, आज भी ये। कल 550 के आसपास से घूम गए, आज भी पहला सपोर्ट जोन यही है। और उम्मीद करता हूं कि आसानी से ना टूटे। अगर गलती से टूट गया तो 21,350 21,450 खरीदारी के लिए बढ़िया जगह बनेगी, जहां पर आप शॉर्ट काट कर लॉन्ग भी बना लें। ऊपर की तरफ आज एक ही रेंज दे दी, 21,725 से 21,825 काफ़ी है। इसके ऊपर के स्कोप नज़र आते नहीं हैं। ओके, अब आइए बैंक निफ्टी 44,825 45,025, ये 200 पॉइंट की रेंज पहले है मजबूत सपोर्ट। बेसिकली 44,900 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट ले रहा है। 50-75 पॉइंट इधर उधर देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी 200 पॉइंट की रेंज है, पहला सपोर्ट जो यहाँ पर एक बार आकर आज टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद देखते हैं 44,425 44,625, यहाँ पर मैं एक बार पूरी तरह से पिछले 3 दिनों से कह रहा हूँ, इस रेंज में, आज फिर कह रहा हूँ, इस रेंज में एक मौका जरूर मेरे नाम पे लीजिए खरीदारी करने का। स्टॉप लॉस लगा लीजिए, छोटा लीजिए, ऑप्शन के जरिए लीजिए। लेकिन यहाँ आता है, यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, तो वो आपको डबल बॉटम बनाने के संकेत देगा। जनवरी के लोज वहाँ पर है, 25 जनवरी के लोज हैं, वो आपको एंजॉय करने के लिए मजा आएगा। तो एक कहीं कहीं तो कई बार क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि यार आप तो बढ़ते बाजार में तेजी की राय देते हो, घटते बाजार में खरीदारी की राय देते हो, कभी घटते में तो देते हो। लो अभी दे रहा हूँ, घटते में खरीदारी करें। कौन कौन खरीदता है देखते हैं, जो खरीदे बताइएगा मुझे ट्वीट करके, किसने खरीदा लोअर लेवल पे अगर डबल बॉटम बनता है। देखो होता क्या है, वहाँ पे राय देना भी मुश्किल, और राय दे भी दी तो करना और मुश्किल, एग्जैक्टली करना और मुश्किल है ना। सो देखिए, कोशिश करिए अगर आप हो पाए। 44,429 का लो 25 जनवरी का है दी, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि एक बार वहां पर आ जाए ना, आए तो बढ़िया है, मजा आ जाए। डबल बॉटम ये हो गया। हायर साइड पर 45,500 45,625 जहाँ आप बंद हुए हैं 45,500, और 45,750 से 45,900 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है आपके लिए। बैंक निफ्टी को आसानी से पार होगा नहीं। ठीक है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बड़ा है, आपने कहा न्यूट्रल, हल्का सा, हाँ हल्का सा बड़ा है, बट न्यूट्रल है, ऐसा कोई ऐसी मारामारी वाली बात नहीं। इंट्राडे और स्टॉप लॉस दे दूँ, 21,500 है, दूर है 250 पॉइंट 250 पॉइंट, लेकिन मेरे पास है नहीं ढंग का स्टॉप। छोटा आपको लगाना, आप अपनी मर्जी से लगा लीजिए, ठीक है। कल का लो 21,543 है, अब उसके नीचे स्टॉप लॉस है 21,550 रख लो, 525 रख लो, फिर 500 ही रख लो, 250 पॉइंट का बेस्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,800 इंट्राडे क्लोजिंग, जिसको ज़्यादा दूर रखना है 44,400 रखे। अब यहाँ पे भी बहुत दूर है, 44,800 मतलब 700 पॉइंट है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। अब ढंग का स्टॉप लॉस नहीं है। सो आज लॉन्ग पोजीशन पे स्टॉप लॉस आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से रखें। हाँ। आपकी रिस्क लेने की कितनी कैपेसिटी है, लॉस करने की कितनी कैपेसिटी है, और किस लेवल पर आपने लॉन्ग किया है, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखें। बाकी बुकिश स्टॉप लॉस ये निकल कर आते हैं दोनों आपके लिए। इनफैक्ट निफ्टी का स्टॉप लॉस 21,450 निकल के आता है, और दूर है, और दूर हो जाता है, बहुत बड़ा गैप। फिर मैंने तो 500 दिया, ठीक है। शॉर्ट साइड पे कल वाले स्टॉप लॉस 21,850 इंट्राडे क्लोजिंग यही चलेगा। 45,750 कल के हाई पर इंट्राडे क्लोजिंग बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है। तो इन दोनों में क्लियर कट स्टॉप लॉस आपके सामने। नई पोजीशंस पे बेचे निफ्टी 21,850 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 21,650 625 दो छोटे टारगेट है, 575 550 दो विजिबल मीडियम टारगेट, और उसके बाद 450 तक का एक और टारगेट, 500 और 450 तक के और दो टारगेट आपके लिए बनते हैं निफ्टी पर, अगर आप बेचना चाहें। जो लोग खरीदना चाहें जरूर शौक फरमाएं। 21,450 21,550 अच्छी रेंज है, अगर एक मौका मिले वहाँ पर थोड़ी दो टुकड़ों में खरीदारी कर लीजिए। 550 525 के आसपास थोड़ा, 450 के आसपास थोड़ा, और 350 का लगाएं स्टॉप लॉस। टारगेट आपके जो बनेंगे दीप वो बनेंगे। और दीप बाय द वे कल ये स्ट्रेटजी कल भी दी थी 450 550 में खरीदने की, और कल आया भी 550,
और वापस 750 तक, 800 तक का ऊपर का लेवल था, 765 तक दिखाया अभी। तो कल ये स्ट्रेटजी काम की, आज भी करेगी। स्टॉप लॉस 21,350, टारगेट 21,615, 21,665, दो छोटे टारगेट, 700, 725 और 750 तक के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी भी करनी है। दोनों तरफ के मौके हैं। लीजिए, इस रेंज में आए तो लीजिए, ऐसा कोई ताला नहीं लग रहा, बंद नहीं हो रहा। ऐसा मार्केट वोलेटाइल है, लेकिन क्वांटिटी कम कर लीजिए। अगर आप 4 लोड करते तो 1 कर लीजिए, है ना। और अगर आप बोले मैं तो 1 ही करता हूँ, तो फिर ऑप्शन में कर लीजिए, ताकि रिस्क लिमिटेड है, पैसा कम बनेगा। राइट। लेकिन क्या होता है, कई बार है ना, वोलेटाइल मार्केट को आपको ट्रेड करना चाहिए। यस सर। और छोटी क्वांटिटी में, तभी आप सीखेंगे। तभी सीखेंगे। अदरवाइज काउंटर ट्रेड लेना बहुत मुश्किल काम है। देखते रहेंगे तो कभी ले ही नहीं पाएंगे, नहीं लेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। लेंगे, एक आध बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो आपको समझ में आएगा। सो क्वांटिटी कम करके कर लो। और अगर जो लोग एक ही लोड फ्यूचर करा, वो बोले मैं क्या कम करूं, हाँ, तो फिर आप ऑप्शन ले लो। करेक्ट। सो ऑप्शन ले लोगे तो आपके लिए ऑप्शन में ठीक हो गया काम, बस ऐसा। डन, गॉट इट। 13 स्टॉक्स हैं सर बैंक। ना ना, बैंक निफ्टी। अच्छा, अरे क्या बैंक निफ्टी गजब कर रहे हैं आप। बैंक निफ्टी तो रही है। 45,750 कल का हाई, वो स्टॉप लॉस होगा, बेचने की राय। 45,200, 45,025 छोटे लेवल हैं। 44,900, 44,825 दो मीडियम लेवल है। 44,650, 525 और 425 के ड्रीम लेवल है। जहां पर आएगा तो मुझे तो खरीदारी भी करनी है, और इसीलिए खरीदारी करने की राय उसी रेंज में दी है। 44,425, 44,625, इस रेंज में 2 टुकड़ों में लीजिए। टारगेट स्टॉप लॉस 44,350 का होगा दीप। 44,800, 875, 975 और 45,050, बस 4 ही टारगेट। इतने आ जाए बहुत, हम तो इसमें खुश हैं जी। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी की कम्युनिटी से आप जरूरत से ज़्यादा जोश में आ गए हैं, तो एक चांस आप यहाँ ले सकते हैं, और वो है 44,825 से 45,025 की रेंज में। यहाँ पर 2 टुकड़ों में खरीद सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 44,700 का होगा। आप सोचेंगे एक तरफ यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप, बस ये लगा के खरीदें, बल्कि 44,750 का कर दो स्टॉप लॉस, और 50 पॉइंट बढ़ा दो 44,750 का। ज़्यादा रिस्क नहीं, एक चांस लेना चाहें बहुत एग्रेसिव ट्रेडर, हो सकता है बैंक निफ्टी चूंकि ज़्यादा ना घटे। यस सर। तो अगर वहाँ से आप चाहें तो एक खरीद सकते हैं। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर के लिए शांति से, जिसको ठंडा करके खाना है वो नीचे ही खरीदे। हाँ। लेकिन जिनको बहुत उछल कूद है, या भाई ठीक है मेरे को तो एक बार 44,800 पे मिला, मैं तो 200-250 पॉइंट में वापस घूम जाऊंगा, ऐसे भी लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ खरीदारी करने की राय। 45,200, 45,425, 500, 625, 750 लेवल भी इतने दूर दूर के, नजदीक का कोई लेवल है ही नहीं यहाँ पर। तो ये आपके लिए खरीदारी करने की राय एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका आएगा वहां पर। मैं कह रहा था 13 स्टॉक्स है बैन में। नैल्को आपका फ्रेश एंट्री हो गया, हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर आ गया। दोनों आज नतीजों पर रिएक्ट करेंगे, बट एक बैन में रहेगा, एक बैन में नहीं। आउट ऑफ बैन हिंदुस्तान कॉपर, फ्रेश एंट्री नैल्को की हुई। बाकी सारे स्टॉक्स आपके बने ही हुए हैं बैन में। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के? इंपॉर्टेंट लेवल वायदा कारोबार के आपने पूछे तो बता देता हूँ। 45,000 निफ्टी पर सपोर्ट है, 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो आपके लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। निफ्टी पे 21,500 पे 60 लाख शेयर है, वो आपके लिए रुकावट का काम करेगा। बस 2 ही लेवल नीचे की तरफ, ऊपर के लेवल का तो कोई मतलब ही नहीं बात करके। चलिए, ये है आपके लिए सारे लेवल्स और इंपॉर्टेंट एक्शन आज के लिए। आइए फिर ढेरों नतीजे और स्टॉक्स पर करनी है बातचीत अनिल जी के साथ। पहले रिजल्ट रिव्यू ले लेते हैं। बताएं सर, कौन से स्टॉक्स हैं? सबसे बढ़िया नंबर जो आए कल बाजार बंद होने के बाद, वो है नैल्को के। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार नंबर है। एल्यूमिनिया और एल्यूमिनियम दोनों ही सेगमेंट ने बहुत तगड़ा कमाल करके दिखाया है। मार्जिन्स बेहतर होकर आए हैं, हर एक पैरामीटर पे आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। 5 दिन में 14% घट भी चुका है। प्रॉब्लम एक ही, अच्छे नंबर्स के बावजूद कि सरकारी कंपनियों पर बाजार थोड़ा सा कोशिश है इस वक्त। मैं इसलिए लेवल नहीं दे रहा हूँ, आप कमेंट्री को ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं कि हर रोज लेवल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। पिछले 5 दिनों में 14% घटा, लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 महीनों में 55% ऊपर है, यानी कि अच्छे नंबर्स कहीं कहीं प्राइस में है। तो अगर मार्केट के मूड के साथ नीचे खुले, गैप डाउन ओपनिंग हो, कल का लो 136 के आसपास, 134 के आसपास से शायद, अगर मतलब नीचे मिले तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना। कोई नहीं तो ज़्यादा दिमाग में लगाएं कि भाई खराब मूड माहौल में मिले तो वहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश करिए। ये आपके लिए नैल्को पर राय आती हुई। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, जितने अच्छे नतीजे नैल्को के हैं उतने ही या थोड़े उससे ज़्यादा खराब है हिंदुस्तान कॉपर के, मतलब हर एक पैरामीटर। और उसके बाद मजे की बात देखिए, 3 महीने में 70% बढ़ा हुआ है। करेक्ट सर। सो ऐसे देखा जाए तो हिंदुस्तान फ्यूचर में कोई खरीदने की वजह है ही नहीं। लेकिन अगर 5-7% घट जाता है आज, तो यहाँ पर बेचना नहीं, लेना है।
और हिंदुस्तान कॉपर तो कल 5% बढ़ा हुआ भी है। तो आज तो इसके 5-6% घटने के पूरे, मैं क्यों नहीं दे रहा शॉर्ट कॉल देने में दे सकता हूँ, लेकिन खुलेगा ही 4-5% नीचे तो फिर क्या शॉर्ट कॉल का मतलब नहीं बनेगा। सो क्या करना है, 5-7% घटे तो वहाँ खरीदारी करने के बारे में सोचिए। उसका रीजन बताता हूँ, आउटलुक अच्छा है, आउटलुक खराब नहीं है। और दूसरा, यूरोप में कॉपर की डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग, और यूरोप के सारे कॉपर स्टॉक देखिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नीचे में हिंदुस्तान कॉपर में 5-7% नीचे में खरीदारी आएगी, तो रिवर्सल के लिए इंतजार कीजिए। देखिए अल्टीमेटली बाजार खुलने के बाद क्या ट्रेड बन सकता है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिजल्ट रिव्यू में ये 2 स्टॉक आपके लिए। रिजल्ट रिव्यू में इमीडिएटली एक छोटा मैं एक लाइन का रिव्यू देता हूँ। IRCTC एकदम इनलाइन नंबर्स हैं, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई खराब नहीं। गुजरात गैस ढीले नंबर हैं, लेकिन सबको पता है प्राइस में काफ़ी हद तक है भी गुजरात गैस। दीपक नाइट्राइट मिले जुले नंबर है, मज़ा नहीं आया, आएगा भी नहीं। इन सब सारी कंपनियों का हाल वैसा ही है। तो ये वायदा कारोबार के नंबर्स में, और तो क्या है, बस ये कैश में न्यूमावा वेल्थ के नंबर अच्छे थे, काफ़ी बढ़िया नंबर्स आए, लेकिन स्टॉक भागा हुआ भी है। NBCC हमारा एक ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है, जो 5 दिन में 22% घटा भी है। नंबर्स बहुत बढ़िया है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हटाकर देखें तो और भी बढ़िया है। लेकिन आजकल क्या है, PSU स्टॉक पे मूड थोड़ा सबका मुंह फूला हुआ है, इसलिए हमने दिया नहीं। तो ये सारे नंबर्स हैं आपके लिए जो आए हैं। ओके, चलिए ढेरों नतीजों का रिएक्शन है। स्टॉक ऑफ द डे भी लेकर आए अनिल जी आपके लिए, जानते हैं कौन से स्टॉक्स? बताएं सर। आज स्टॉक ऑफ द डे में स्ट्रेटेजी बदली है, जिनके नंबर्स आ गए उनमें किन में फॉलो बाइंग सेलिंग आ सकती है वो निकाले मैंने। तो 3 FNO के स्टॉक है। 3 FNO? अरे वाह। तीनों का रिजल्ट से कोई लेन देना नहीं आज, मतलब बाजार बंद होने के बाद। कल बॉश में रिजल्ट आ गए थे, बहुत बढ़िया, मैंने आपको बोला भी था, बिल्कुल बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत बढ़िया। कल 27,150 का हाई मारा है फ्यूचर्स में, लेकिन बंद होते होते जो इसकी प्राइसिंग आई 26,400। अगर आज बाजार के मूड के साथ 200-400 रुपये नीचे मिलता है 26,000 के आसपास इस रेंज में या कहीं नीचे में, तो ये खरीदना चाहिए। ये नंबर्स देखने के बाद लोग है ना भारत फोर्ज छोड़ के बॉश और मदरसन खरीदने की कोशिश करेंगे। उनमें बॉश, भारत फोर्ज मतलब मोह भंग हो गया। करेक्ट। अगर किसी को सेम सेक्टर में रहना है, इधर आ जाओ, ये बेटर है। तो आपके लिए टारगेट ऊपर में 26,650, 26,900 और 27,100 के टारगेट हैं, जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट से फॉलो बाइंग एक्सपेक्टेड है मुझे आज। दूसरा रिजल्ट है इन्फो एज। कल बाजार के दौरान आए थे, तोड़फोड़ नंबर्स नहीं थे, मिले जुले, एकदम अपन कह रहे थे ना इनलाइन, लेकिन मैनेजमेंट ने जो आउटलुक दिया वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है, और उस आउटलुक के दम पर ऐसा लगता है थोड़ा और आज सारे अपग्रेड आए हैं। JP मॉर्गन ने 6,200 का टारगेट दिया है, मुझे लगता है कमाल कर सकता है स्टॉक। और दोनों कंपनियां इसकी जो है जिसमें स्टेक है 13-14%, जोमेटो और PB फिनटेक ठीक कर रही है। सो आई थिंक ये चल सकता है। इन्फो एज एक और स्टॉक है, लेकिन बाजार का मूड माहौल थोड़ा ढीला है, तो उसको देख के ध्यान में नीचे लेने की कोशिश करें आराम से। अगर नीचे मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अदानी एंटरप्राइजेस तीसरा स्टॉक है, जहां 3100 के स्टॉप लॉस, कल के लोस के स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस सबकी खरीदारी करने की राय। अब आप सोचोगे स्टॉप लॉस बड़ा दूर दे रहा हूं, जबकि टारगेट पहले ही 3225, 3260 और 3290 का है। वो इसलिए कि अगर बाजार के मूड के साथ एक बार नीचे मौका मिले तो यहाँ खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। जेफरीज की तरफ से आज पहली बार इनिशिएशन आया 3800 फॉर चेंज, अचानक से थोड़े इसके लिए अच्छी खबर आने लगी। जेफरीज ने 3800 का टारगेट दिया है, रिपोर्ट पे कवरेज की शुरुआत की है। कल मूडीज की तरफ से पूरे ग्रुप के को लेकर जो रेटिंग्स हैं वो नेगेटिव से आउटलुक स्टेबल किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है आज अदानी ग्रुप के शेयर फोकस में रह सकते हैं, यहाँ खरीदारी करने का मौका है। और आज 9 बजे एक कैश का स्टॉक है, ओके, और 3 लिस्टिंग है आज, इसलिए मैंने आज 3 ही निपटा दी। चलिए 9 बजे भी आएगा स्टॉक ऑफ द डे। आज स्टॉक ऑफ द डे कैश का स्टॉक है और 3 लिस्टिंग आज जो होने वाली है उस पर भी करेंगे। ओके, इंतजार है सर उसका। आइए तब तक बाकी स्टॉक्स की भी बात करते हैं। नुपुर, वरुण, आशीष हैं हमारे साथ तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स, नतीजे कौन से लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज WPI का डेटा आने वाला है जनवरी के महीने का, तो यहाँ फोकस करके चलेंगे। साथ ही साथ नतीजों में महिंद्रा एंड महिंद्रा के आज नतीजे आने वाले। FNO में ABFRL, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, ग्लेनमार्क फार्मा, इप्का लैब, मुथूट फाइनेंस, NMDC और सन टीवी के भी आज आएंगे नतीजे। भारत बिजली पर फोकस करके चलना, क्योंकि बोर्ड बैठक है, स्टॉक स्प्लिट को बोर्ड यहाँ पे कंसिडर करते हुए दिखेगा। IPO जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे, 3 IPO लिस्टिंग से आज राशि पेरिफेरल, चना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलेंगे। इसके अलावा IPO में एंटेरो हेल्थ जो IPO बंद हो चुका है, कल इसका आखिरी दिन था, कुल 1.5 गुना भरते हुए नजर आया। QIB में 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन दिखेगा, रिटेल 1 गुना और एम्प्लॉय में भी 1.25 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए दिखा है।
विभोर स्टील कल इसका पहला दिन था, आज उसका दूसरा दिन है। कुल देखे तो अभी तक 28 गुना ये ऑलरेडी भर चुका है। QIB में 3.5 गुना, NI में 50 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा, रिटेल में 32 गुना और एम्प्लॉय देखे तो 27 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आते हुए नजर आया। रिजल्ट्स में IRCTC जैसे कि सर ने बताया इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, बिल्कुल अनुमान मुताबिक आते हुए दिखे। कंपनी की आय में 22% की ग्रोथ है। मार्जिन देखे तो 35% के अनुमान के अगेंस्ट 35% ही आते हुए नजर आए और सारे सेगमेंट्स में आपको अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। और लास्ट में गुजरात गैस कमजोर नतीजे आपको यहाँ पे दिखेंगे। ऑपरेशनल लेवल पे आय में 2% की बढ़त है, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 19% की गिरावट आपको यहाँ पे आते हुए दिखेगी। 12% का अनुमान था मार्जिन का, सिर्फ 10% आते हुए दिखे। और जो वॉल्यूम से वहाँ पे 2% की गिरावट है, तो वॉल्यूम रिकवरी अभी भी पेंडिंग है गुजरात गैस के लिए। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। वरुण, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन से नतीजे हैं? मॉर्निंग दीप, तो सबसे पहले तो दीपक नाइट्राइट ओवरऑल मिले जुले नतीजे हैं। अनुमान से बेहतर रेवेन्यूज है, लेकिन मार्जिन अगर आप देखेंगे, मुनाफा देखेंगे तो अनुमान से कमजोर है। आय अगर आप देखेंगे तो 2009 करोड़ पे आई है, 1820 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 15.2% पे आए हैं, 17.6% का अनुमान था। और मुनाफा 202 करोड़ पे आया है, जबकि 220 करोड़ का अनुमान था। 3% की गिरावट यहाँ पे देखने मिली। 3 बजे कॉन कॉल भी है, 15 अगस्त को, माफ कीजिएगा, कल है। हिंदुस्तान कॉपर आपको अनिल सर बता ही चुके हैं, कमजोर नतीजे हैं। मैं आपको नंबर्स बता देता हूं। रेवेन्यूज 28% गिरे हैं, मार्जिन बढ़ के आए हैं 20.5% से बढ़ के 26.7%, मुनाफे में 21% की गिरावट है। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पे साल दर साल अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज में 3% की गिरावट, लेकिन मुनाफा 2.5 गुना हो चुका है। 24 करोड़ से बढ़ के 59 करोड़ पे आया है। मार्जिन 17.4% से गिर के यहाँ पे 10.2% पे आए हैं। इसके अलावा सोनी मर्जर मामले पे बोर्ड की नज़र है। ट्रांसमिशन फीस का दावा जो है वो मान्य नहीं है, ये कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट्री आई है। FY24 की तुलना में FY25 में मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद है और पहले छमाही में मार्जिन में सुधार जो है वो हो सकता है FY25 में। कैश के रिजल्ट्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट घाटा जो है कम हुआ है, 237 करोड़ से घट के अब करीब 38.6 करोड़ पे आया है। एबिटा फ्रंट पे 33 करोड़ का घाटा है। रेवेन्यूज हालांकि 24% गिरे हैं। ऑयल इंडिया थोड़े कमजोर नतीजे यहाँ पे, रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं। मार्जिन 46.6% से गिर के 39.6%, मुनाफा जो है 5 गुना हो चुका है। पिछले बार कंपनी को यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ था, वो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर रहा है कंपनी के ओवरऑल नतीजों पे। इसके अलावा कंपनी ने कुछ अपडेट दिए हैं। एरिया 1 ऑफशोर मोजम्बिक प्रोजेक्ट जो है उसमें DSU को विस्तार मिला है। यहाँ पे कंपनी को 28 फरवरी 2029 तक से बढ़कर ये जो समय सीमा है 25 मार्च 2033 की गई है। और प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कैप जो है बिना बदलाव के 19.8 करोड़ पे रहेगी, ये कंपनी ने अपडेट दिया है। सेंको गोल्ड के नंबर्स भी आए हैं, नंबर अच्छे लेकिन मार्जिन गिरे हैं। आय में 23% की बढ़ोतरी, मुनाफा 6% बढ़ा है। मार्जिन 12.1% से गिर के 11%। और गार्डन रीच शिप बिल्डर नंबर अच्छे, मार्जिन गिरे हैं। 32% आय बढ़ी है, 38% मुनाफा बढ़ा है। मार्जिन 6.7% से घट के 5.3% पे आ चुके हैं। नुपुर के पास वापस चलते हैं। नुपुर, बताएं कुछ और नतीजे और खबरें। बिल्कुल, प्रेसिडेंट एस्टेट के साथ शुरुआत करते हैं। आपको पीएनएल कमजोर नजर आएगा, लेकिन प्री सेल्स और कलेक्शन जो है 9 मंथ पे हिस्टोरिक लेवल पे आते हुए दिखे और 3 मंथ्स में भी देखे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे आती हुई नजर आई है। सुलह विनयार्ड्स मिला जुला क्वार्टर आया कंपनी के लिए। कंपनी की आय में 6% की गिरावट आपको 6% बढ़कर आते हुए दिखे, लेकिन कामकाजी लेवल पे मार्जिन देखे तो 33% से बढ़ के 35% के आसपास आते हुए आपको नजर आएंगे। RCF यहाँ पे कमजोर नतीजे कंपनी की तरफ से। कंपनी की आय में करीबन 21% की गिरावट यहाँ पे आते हुए दिखी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 80% की से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी है। मार्जिन 7% से घट के 0.2% के रह गए। NBCC यहाँ पे देखे तो परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय में करीबन 13% की बढ़त आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 23% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन में 40 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है और मुनाफा भी देखे तो 60% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। एमटार टेक यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। कमज़ोर नतीजे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 26% की गिरावट आपको आय में दिखी है, 50% से ज़्यादा की गिरावट कामकाजी लेवल के मुनाफे में। मार्जिन देखे तो 28% से गिर के सिर्फ 20% के इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। विप्रो पर आज फोकस है क्योंकि कंपनी ने किया एक्विजिशन, जहां पे एगिस ग्लोबल इंक में 60% हिस्सेदारी कंपनी खरीदेगी। 550 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर 2 बड़े ऑर्डर मिले, 2280 करोड़ की इनकी साइज है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है BEL के लिए। और लास्ट में रेलटेल, यहाँ पर कंपनी को करीबन 140 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। OTT प्लेटफॉर्म के लिए ऑर्डर मिला, तो ये भी आज फोकस में रहेगा। ओके, आइए फाइनल सेट ऑफ खबरें। वरुण, बताएं आप।
दीप आई थिंक सो मैं बता चुका हूँ सारी खबर। ओके, चलिए आइए फिर चलते हैं ब्रोकरेजेस के लिए। FIR आशीष, मॉर्निंग, बताएं टॉप रिपोर्ट्स पहले कौन। गुड मॉर्निंग दिपांशु। देखिए सबसे कल को यहाँ पर नतीजा आए रिपोर्ट्स आई, अब जेफरी की तरफ से खरीदारी दे रहे हैं। टारगेट प्राइस पहले काफी ऊंचा दे रहे थे 725 का, अब देखिए 610 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा ही टारगेट है, 510 रुपए का भाव चल रहा है। मैक्वायरी भी अगर आप देखें तो मान रहे कि नतीजे अगर आप देखें तो खासतौर पर जो इंडियन ऑपरेशन है वो काफी स्ट्रांग है, कैश बढ़िया जनरेट हो रहा है यहाँ से, तो 570 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। आयशर मोटर्स यहाँ पर आप देखें तो रेटिंग में बदलाव किया है, CLSA ने पहले बिकवाली कराई थी, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, यहाँ पर अपग्रेड की है। और जो व्यू है वो भी देखिए 3716 रुपए का टारगेट था, अब उसे बढ़ाकर इन्होंने 3906 रुपए का टारगेट दिया है, 3854 रुपए का भाव चल रहा है। और मान रहे कि एबिटा मार्जिन जो है इनके अनुमान से बेहतर यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन जो मार्केट शेयर है इसके बारे में कहा है कि आगे यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए 4900 रुपए का टारगेट दिया, और JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और मानने के नतीजे अनुमान के मुताबिक है, और इसी के चलते जो टारगेट है 3615 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए का दिया है। गुजरात गैस रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 579 रुपीज का टारगेट है, 562 रुपए का भाव चल रहा है। और सिटी अगर आप देखें तो बिकवाली की राय को बरकरार रखे हैं, 425 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, और मान रहे कि नतीजे बहुत ही हर पैमाने पर इनको काफी कमजोर नजर है, तो यहाँ पर फोकस करेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस खास एक्शन देखने को मिलेगा, जेफरीज की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, कवरेज की शुरुआत की गई है, खरीदारी के राय के साथ 3178 रुपए का भाव चल रहा है, 3800 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। और ये मान रहे कि भारत में अगर आपको केपेक्स साइकिल को प्ले करने के लिए कोई स्टॉक चाहिए तो काफी अट्रैक्टिव है अदानी एंटरप्राइजेस। FY 28 तक मान रहे कि इनके एबिटा में कामकाजी मुनाफे में 3 गुने की बढ़त देखने को मिल सकती है। विप्रो ने एक एक्विजिशन किया है, और इसी के बाद रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर ये मान रहे कि एक्विजिशन से कुछ खास असर नहीं है, अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 460 रुपए का टारगेट दिया है। लेकिन रिपोर्ट बढ़िया आई है इंडिया मार्ट इंटरमेश पर, यहाँ पर आप रखिएगा नजर, क्योंकि जेफरीज अपने व्यू पर बरकरार है खरीदारी के राय के साथ, और काफी ऊंचा टारगेट है, 2700 रुपए का भाव चल रहा है। इन्होंने टारगेट दिया है 3400 रुपए का, और मान रहे कि B2B क्लासिफाइड बिजनेस में इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है। आगे जो SaaS के इनिशिएटिव्स हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, इसका फायदा देखने को मिलेगा, 3400 रुपए का टारगेट दिया है। ओके, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, जाइडस लाइफ साइंसेज मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 550 रुपए का टारगेट दिया है। इन्फोएज का हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर देखिए बढ़िया रिपोर्ट्स आई, कमेंट्री भी अच्छी लग रही है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आप देखें, पहले न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे थे, अब इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर ओवरवेट की राय दी, और टारगेट प्राइस भी आप देखें काफी बढ़िया बढ़ा है, पहले 4750 रुपए का टारगेट था, अब इंक्रीज करके 6200 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, 5342 रुपए का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि जो बिलिंग्स है यहाँ पर 5% की बढ़त देखने को मिली, और अगर आपको IT सेक्टर जैसा कोई स्टॉक चाहिए जिसके वैल्यूएशन में कंफर्ट हो तो नौकरी वो स्टॉक हो सकता है। नोमेरा हालांकि खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट प्राइस 5210 रुपए से बढ़ाकर 6210 कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स ने भी बिकवाली की राय दी, हालांकि टारगेट प्राइस इन्होंने भी थोड़ा सा एडजस्ट किया है। BHEL यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, CLSA की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जहां पर ये बोल रहे हैं कि स्टॉक इज अप बट पैट इज डाउन। बिकवाली की राय दे रहे हैं, 135 रुपए का टारगेट, 213 रुपए का भाव चल रहा है। मानने की वैल्यूएशन FY 26 के लिए आज से 40 टाइम्स पर है, इन्हें महंगा लग रहा है। सीमेंस यहाँ पर कल नतीजे आए थे, UBS न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 3750 रुपए के टारगेट के लिए। बॉश पर UBS नेगेटिव है, बिकवाली की राय दे रहे हैं 18,500 रुपए का टारगेट है। गुजरात पिपाव यहाँ पर जेफरीज ने रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड, और टारगेट प्राइस 135 से बढ़ाकर 140 कर दिया है, 174 रुपए का भाव चल रहा है। जी एंटरटेनमेंट पर भी अगर आप देखें तो CLS से बिकवाली की राय दे रहे हैं 175 रुपए का टारगेट है, और सिटी भी 175 के टारगेट पर अपने व्यू पर बरकरार है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन आई। इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार, और आज आपके लिए पिक ऑफ द डे नहीं है, आज है वैलेंटाइन स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग विश्वेश जी, शुरुआत आप करें, बताएं सर आपकी पसंद का वैलेंटाइन स्टॉक। सारी रिपोर्ट जिन पर
मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। वसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इट हैपेंस कि आज वैलेंटाइंस डे भी है और मूड ऑफ द मार्केट एज वेल एज द कलर ऑफ द मार्केट एंड कलर ऑफ द पैनल इज आल्सो रेड। सो मैंने जो स्टॉक चुना है एज अ वैलेंटाइन डे पिक वो भी रेड ही हो सकता है आज। तो शॉर्ट करने की सलाह है अनिल जी। शॉर्ट करना है अल्ट्राटेक सेमको। कल का कैश मार्केट का 9850 का क्लोज था। अनिल जी ये स्टॉक काफ़ी बड़ा हुआ है और जिस हिसाब से साइडवेज कंसोलिडेशन है वो कल ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे 9987 मतलब ऑलमोस्ट 140 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट करना है कैश मार्केट का। और अगर आज लेवल टूटते हैं तो पहला 9630 का आज का टारगेट होगा और उसके नीचे मुझे लगता है 9300 के टारगेट होंगे। तो अल्ट्राटेक सेमको जो है वो पहला स्टॉक है जो शॉर्ट करने की सलाह है। दूसरा जो मुझे स्टॉक वीक लग रहा है आज के दिन में वो है गुजरात गैस। गुजरात गैस अनिल जी काफ़ी टाइम से ऊपर जा रहा था और कल 2-3 दिन में एक अच्छा करेक्शन आया था और अब आज जिस हिसाब से ओपनिंग लग रही है मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पे 530 तक आ सकता है। तो यहाँ पे 560 के आसपास है, थोड़ा फ्लैट से अगर नेगेटिव खुलता है तो शॉर्ट करना चाहिए। 568 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इंट्राडे में और मुझे लगता है 530 के नीचे में टारगेट रहेंगे। ओके, तो दो स्टॉक है जहाँ बेचने की राय। अल्ट्राटेक सीमेंट 9987 के स्टॉप लॉस से बेचिए और नीचे में 9630 का पहला टारगेट बनेगा आपके लिए और 9300 का दूसरा टारगेट बनेगा। वहीं 568 के स्टॉप लॉस से आपको गुजरात गैस बेचना है और यहाँ पर 530 के टारगेट बनेंगे। और याद रहे ये सारे के सारे लेवल्स कैश के दिए हैं, फ्यूचर्स में आप ट्रेड करें तो प्रीमियम के हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। ओके, एडजस्ट कर चुके हैं बंसल जी भी। लाल टी शर्ट मिली नहीं तो लाल उन्होंने जैकेट ही सोचा। बंसल जी ये तो इतनी सर्दी थोड़ी है कि मतलब मजबूरी में ही पहनना पड़ा, टी शर्ट मिली नहीं लाल कलर की। पहले तो अनिल जी सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी रेड टी शर्ट भी अनिल जी देखिए देखने में लगता है अनिल जी फिट, हम वॉक करते हुए अनिल जी। बट अनिल जी सर्दी लगती है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। अनिल जी हम तो पूरे रेड हैं, सिर्फ जीन्स मतलब कि रेड नहीं है, सॉक्स भी रेड है, शूज भी रेड है, सब कुछ रेड पहना हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, आप गलती से लाल कलर की जीन्स पहन के बाहर निकलना भी मत। गोविंदा साहब को ही सूट करती है, आपको तो पास पड़ोस के आसपास वाले कुत्ते पकड़ लेंगे, मतलब नहीं है। लेकिन हमारे लाल कलर पे सवाल उठाने पे बंसी जी लाल लाल हो गए। अंदर भी लाल है, पूरे ऊपर भी लाल है। देखिए वाह क्या बात है, एकदम जैसे वो सीना चीर के दिखा था हनुमान जी ने वैसा। लो देखो, ये देखो जी। हाँ बंसी जी आप वो की कुछ बात कर रहे थे जी। अनिल जी सुप्रभात। अनिल जी आपने जो बोला ना कि बंसल जी एडजस्ट कर चुके, अनिल जी देखिए हम तो उम्र के उस पड़ाव में हैं जब वैलेंटाइन डेज पर मतलब कि सुबह से लेकर अभी तक 3 बार वाइफ को वैलेंटाइन डेज विश कर चुके हैं कि सब कुछ ठीक ठाक बीते। तो अनिल जी उम्र वो हम तो उम्र के उस पड़ाव पर है अनिल जी, तो वहां से तो बच के आ गए हैं। अब देनी अनिल जी वैलेंटाइन डेज पिक देनी है और मतलब कि लाइक विश्वेश जी मैं भी 2 पिक निकाल के लाया हूँ। बट अनलाइक मेरी सेल साइड की नहीं है अनिल जी, हम तो बोल रहे हैं तो 2 बाई साइड की पिक्स निकाल के लाया हूँ। और आप कहें तो अनिल जी शुरू करूं? नहीं शुरू तो आप कर दो, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि सुबह से 3 बार आप विश कर चुके हैं, बता रहे हैं कि उम्र के उस पड़ाव पे, ये दूसरों पे जो आप दबाव बना रहे हैं उससे कोई भी, चाहे कुणाल जी हो, अमरीश सर हो, विश्वेश जी हो, सब तो मेरिड हैं। जिनके भी घर पे टीवी चल रहा सुनोगे विश्वेश इन्होंने तो 3 बार बोला, हमारे यहाँ तो 1 बार भी नहीं बोला या 1 बार बोला। तो बिल्कुल भी आप कोई भी लोग बंसल जी बोल रहे हैं उस पर ध्यान न दें। बंसल जी ये प्यार के मारे नहीं बोल रहे हैं, ये डर के मारे बोल रहे हैं। हाँ। तो ये वैलेंटाइन डे पे उनका डर। जो प्यार करते हैं उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो डरते हैं उन्हीं को ज्यादा बार बार बोलने की है। जी बंसल जी अब आपकी दोनों पिक्स बताइए। अनिल जी पिक तो बता रहा हूँ, ये कुणाल जी को अनिल जी मार्केट रेड पर है, इनका पोर्टफोलियो भी गिरेगा, हाफ टी शर्ट में बैठे हुए हैं, इनकी चिंता हो रही है मेरे को कहीं क्रोसिन वगैरह ना खानी पड़े। तो अनिल जी मेरी जो पिक्स हैं दोनों फार्मा स्पेस से हैं और डेडिकेटेड हैं, कुणाल जी को जरूरत ना पड़े शाम को इनको। सिप्ला काफी बेहतरीन लग रहा है। अगर मार्केट की जैसे वीकनेस में विश्वेश जी ने बोला नीचे है रेड है, नीचे में 1440 1435 के राउंड मिले तो खरीदना चाहिए। 1410 का लगाना है स्टॉप लॉस। 1525 के टारगेट के लिए सिप्ला है मेरी पहली वैलेंटाइन डे पिक। और दूसरा है ग्रैन्यूल जिसको मैं और कुणाल जी रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं। 415 का लगाना है स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग के नजरिए से 455 का है लक्ष्य। अगर कोई इसे बाय एंड होल्ड करता है 6-8 महीने का नजरिया बना के, तो जिस तरीके से एफआई ब्रोकरेज टारगेट निकालते हैं ना गुड केस सिनेरियो, तो गुड केस सिनेरियो में 600 रुपए तक जाने का दमखम रखता है ग्रैन्यूल्स।
तो दोनों फार्मा सेक्टर की पिक्स हैं। सिप्ला एंड ग्रेन्यूल्स, इन दोनों पर खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है सिप्ला और ग्रेन्यूल्स दोनों में खरीदारी करने की राय। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी वैलेंटाइन पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरी ओर से सबसे पहले तो आपको अनिल जी बसंत पंचमी की और उसके साथ साथ अनिल जी आज प्रेम दिवस की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं। और ईश्वर करे आपके जीवन में प्रेम अनिल जी भरपूर आपको मिलता रहे, जैसे लगातार मिलता है तो अनिल जी आगे भी मिले, ये मेरी ईश्वर से कामना है। बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे ज्यादा तो आप सबका प्रेम बना रहे, हमारे दर्शकों का प्रेम बना रहे, बस वही चाहिए और है भी, बना भी रहेगा। थैंक यू सर, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम दिवस, हाँ ये प्रेम दिवस नाम बढ़िया दिया, प्रेम दिवस, आई लाइक इट। बताएं सर किन शेयरों से आपका प्रेम है आज? तो अनिल जी भागते दौड़ते अनिल जी टी शर्ट पहनी मैंने, मैं आज सूट वूट पहन के आया था अनिल जी, मैसेज मिस हो गया और उसके बाद अनिल जी टी शर्ट पहनी अनिल जी, और इस वजह से अनिल जी मेरे पास अभी फिलहाल कोई पिक नहीं है, तो आज मेरा नोटा स्वीकार करें। उसकी वजह यह है कि जो स्टॉक्स अनिल जी जो सोच रहे थे कि खरीदेंगे वो सब आज नीचे खुलेंगे। एक मिनट, आप सूट वाली पिक दे दो ना, टी शर्ट वाली नहीं है तो। सूट तो पहन के आए थे तो उसकी तो लाए होंगे। अनिल जी वो बाजार को सूट नहीं कर रही अनिल जी, वो पिक्स बाजार को सूट नहीं कर रही अनिल जी। जी बंसल जी, बाजार में लाली छाई है अनिल जी, तो आज थोड़ा वेट अनिल जी आज पकड़ में आ गए अनिल जी। हाँ अनिल जी आज पकड़ में आ गए। 8:20 से 8:40 तक जी बिजनेस सुनते हैं, सारी रिपोर्टें सुनते हैं, हाँ। वहां से निकाल के फिट करते हैं अनिल जी। सूट से टी शर्ट में सारा कमेंट्री मिस हो गई। तो कुणाल जी चिंता मत कीजिए, आई एम विद यू। अनिल जी नोटा नहीं है, मैं और कुणाल जी 9:30 बजे से पहले एक अच्छी सी पिक देंगे अनिल जी, ज्वाइंट लेकिन कुछ भी ज्वाइंट वैलेंटाइन डे। कुछ भी एक अच्छी बात तो है कुणाल जी, जो है उन्होंने ईमानदारी से बोल दिया। हाँ जो भी है वो अलग बात है, हमने पकड़ लिया अलग बात है, हल्के से निकल जाता था, हम इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं। आइए अमृतसर के पास चलते हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी वैलेंटाइन पिक। गुड मॉर्निंग हरप्रीत, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा वैलेंटाइन पिक है अनुपम रसायन। ये है अमंग द लीडिंग कंपनीज जो कस्टम सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स करती है। 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इनके गुजरात में। कस्टम सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग मार्केट डबल डिजिट कैगर में ग्रो कर रहा है ओवर द नेक्स्ट एंड शुड कंटिन्यू ग्रोइंग लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और बेसिकली एंड यूजर डिमांड बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन स्टोरी, जो काफ़ी अच्छा प्ले आउट होना चाहिए आगे जाके। और इनके काफ़ी मल्टीनेशनल कस्टमर्स हैं जैसे सिंजेंटा, सुमिटोमो, बैसिफ, बियर क्रॉप साइंस, और करीब 29 MNC कस्टमर्स हैं अक्रॉस यूरोप, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर और इंडिया में। फ्लोरो बेस्ड केमिकल्स पर फोकस है। Q3 में इन्होंने 6 नए मॉलिक्यूल्स लॉन्च किए हैं और टोटल 11 न्यू मॉलिक्यूल्स इन द करंट ईयर 9 मंथ्स FY24 में। Q3 के अर्निंग्स काफ़ी वीक थे, टॉप लाइन फॉल किया था, ऑल्दो एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हुए, पर नेट प्रॉफिट करीब 60% डाउन था, और इसीलिए हमने देखा कि स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्ट किया है। एंड आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो पाइपलाइन है ये काफ़ी बढ़िया है। करीब 90 न्यू प्रोडक्ट्स इन लोग लॉन्च करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। और रिसेंटली जापानीज कंपनी से इनको 507 crore का LOI आया है फॉर पॉलीमर इंटरमीडिएट्स विच विल बी सप्लाइड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अपबीट है रिगार्डिंग बाउंस बैक इन FY25। तो जैसे कि मैंने कहा, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि अच्छा करेक्ट किया है। तो एबिटा मार्जिन्स मुझे सस्टेनेबल लग रहा है एट अबाउट 28 to 30%, एक्सपेक्टिंग एन EPS ऑफ अबाउट 34 FY26 में, और मेरा टारगेट बन रहा है 1020 का। ओके, तो ये है आपके लिए अनुपम रसायन। 1020 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर करें आप खरीदारी। सुमित जी भी आ चुके हैं हमारे साथ, उनका भी करते हैं स्वागत। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी वैलेंटाइन स्टॉक कौन सा है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु सबसे पहले तो वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो वैलेंटाइन पिक मेरी तरफ से है वो है विप्रो और आईटी सेक्टर के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। विप्रो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक ऊपर का मूव दिखा सकता है, तो इंट्राडे में अगर कोई भी छोटा मोटा डिप मिलता है 2-4 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। नीचे में इसका जो सपोर्ट है 495 496 के पास है, तो 496 का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट होगा, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 520-25, ये इसके पहले टारगेट होंगे, यानी 525 का इसका पहला टारगेट होगा, 535 का इसका दूसरा टारगेट होगा। तो खरीदारी करें विप्रो 525-535 के टारगेट्स के लिए।
ओके, तो यह है आपके लिए विप्रो 525 535 के टारगेट के लिए। कल आईटी का थोड़ा सहारा भी था, आज भी इस पर रखेंगे नजर। कल भी फार्मा का सहारा था, आज भी आपके लिए कुछ फार्मा स्टॉक्स आए हैं रिकमेंडेशंस में।